हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएपीओ का पुलिस एक्ट हम इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। और आज मैं आपके लिए स्पेशली उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो भी बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या क्या फीचर्स होंगे वो बताऊंगी। और एक आपके लिए डेमो है जिससे आप देख सकते हैं कि हाँ हमें किस तरीके से उसको पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका है ये यूपी पुलिस एक्ट। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारे बैच में फीचर्स होंगे उसको हम बताते हैं। तो देखिएगा, लाइव क्लासेस ये होंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी और आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, ठीक है। आप उसमें लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपकी कोई क्वेरी होगी। और उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्री एंड मेंस दोनों के होंगे, ठीक है। दोनों दोनों के मिलेंगे वहाँ पर। आपके बाइलिंगुअल होगा, हम दोनों ही भाषा में उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों ही उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाइलिंगुअल, ठीक है। और उसमें आपको क्या होगा, अगर हम बात करते हैं हर रोज़ आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, डेली रिवीजन होगा और 200 एमसीक्यूज भी आपके इसमें कराए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंस की आंसर राइटिंग भी होगी, ठीक है। ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो हम अपने इस बैच में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और फीस आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर कर सकते हैं और क्वेरी भी ले सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हम अपना फर्स्ट सेशन यूपी पुलिस एक्ट का। देखेंगे यहाँ पर बात करते हैं आपका फर्स्ट यूपी पुलिस एक्ट हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जैसे मैं बात कर रही थी कि हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि जब भी कोई आप एक्ट पढ़ें सबसे पहले उसका देखें कि आखिरकार वो एक्ट क्यों आया। आपको उसका उद्देश्य देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है कि हाँ ये इस चीज़ के लिए आया होगा। जब आप उसका एम और उद्देश्य देख लेते हैं ना कि किस वजह से आया था, तो आपको उस एक्ट की पढ़ने की एक समझ बढ़ जाती है। और हमें उस एक्ट को पढ़ना ही होता है, समझना ही होता है, तभी हमें जाके उसमें एक इंटरेस्ट बनता है कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस है, तो समझ गए होंगे कि पुलिस से संबंधित ये एक्ट बात करेंगे हम सारी की। यहाँ पर पुलिस के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी तरीके से 1861 का है ये। मैं आपको इसकी पूरी वो बताऊंगी कि कब आना बना, इससे पहले क्या क्या चीज़ें थी, क्या रिफॉर्म्स की आवश्यक हुई, क्या केस लॉज हुए, कैसे कैसे अप्लाई हुआ, उसके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको एम, उद्देश्य क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस, एक तरीके से जो पुलिस की पावर है, जो हमारे पूरे सिस्टम को संभालती है, पुलिस संभालती है, उनको एक रेगुलेट करना, रीऑर्गेनाइज करना पुलिस को, ठीक है, वो वाली बात आती है। तो रीऑर्गेनाइज किया जाएगा जितने भी हमारा पूरा पुलिस सिस्टम है, क्योंकि पूरे देश की सुख शांति एक तरीके से जो व्यवस्था होती है उसको कौन देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स को कौन मेंटेन करता है, तो पुलिस करती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। टू मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ क्राइम। देखिएगा, इसको बहुत ही एक तरीके से क्या करना है, आपको मेक एफिशिएंट करना है, एफिशिएंट बनाना है। क्या इंस्ट्रूमेंट्स, किस तरीके से, जो रोक सके और डिटेन कर सके क्राइम को, जो क्राइम होने से रोक सके, इस तरीके से एफिशिएंट बनाना, लोगों तक उसकी पहुंच बनानी है। और व्यवस्था को एक तरीके से इतना मजबूत करना है कि जिससे कि हमारे समाज सोसाइटी में एक तरीके से जो क्राइम वगैरह ये होता है, ये ऐसी घटनाएं ना घटे और एक तरीके से क्या हो, शांति बनी रहे, राज्य का वेलफेयर बना रहे और तरीके से क्या हो, पीस को बहुत अच्छी तरीके से राज्य की, देश की मेंटेन किया जाए। ये काम सब हमारा पुलिस करती है, उसी के लिए ये एक्ट लेके आए थे। तो देखिएगा, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई व्यवस्था होती है उसमें कोई ना कोई कमी तो होती है, हाँ, बट उस कमी को समय पर क्या करते रहना चाहिए, दूर करते रहना चाहिए। तो हर चीज़ में एक समय के बाद कुछ ना कुछ कमी लगती है, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर भी बात आई कि एक चीज़ हमेशा देखना कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी ढांचा, कोई भी स्ट्रक्चर हमेशा के लिए फॉलो नहीं किया जा सकता। अगर आज वो ठीक है तो शायद वो कल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कल और चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाएगी, कुछ और रूल्स बन जाएंगे, तो तब वहाँ पर क्या होगा, तब वहाँ पर और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरीके से समय के साथ साथ चेंजेस होते रहने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम क्यों ना हो। ये हमारा पुलिस सिस्टम है, तो पुलिस रिफॉर्म की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है, एक जैसी सिस्टम कभी भी आपका अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म को लेकर के। एनपीसी की बारे में बात करेंगे। एनपीसी हमारा कब आया, 1979 में आया। एनपीसी बोले तो नेशनल पुलिस कमीशन बना था 1979 में। इसमें किस चीज़ के लिए बनाया गया था, तो देखेंगे हम यहाँ पर, रिपोर्ट करेंगे ऑन पुलिसिंग एंड गिविंग रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म।
किस चीज़ के लिए? देखो कोई कमीशन बनता है, जैसे मैंने आपको एक्ट बताया, आपको एक्ट के नाम से पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित है, पुलिस से संबंधित है। अब जब आप रिफॉर्म करने के लिए कोई कमेटी बनाते हैं, तो एक तरीके से कोई कमेटी बनाई है तो वो क्या करेगी, वो कुछ अच्छी-अच्छी रिकमेंडेशंस देंगी कि आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है, ये रिफॉर्म करना है, और इस तरीके से रिफॉर्म करने के बाद आपकी सिस्टम, ये इस व्यवस्था इस तरीके से सही बैठेगी। तो इसी तरीके से इस वाली एनपीसी ने भी क्या किया, अपनी रिकमेंडेशन दी, ठीक है, 6 रिपोर्ट्स दी, बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, ठीक है, पीआईएल के थ्रू, ये वाली बात है। और एक तरीके से यहाँ पर मॉडल पुलिस एक्ट के बारे में भी इस वाली कमीशन में बताया था, रिपोर्ट्स भी थी और कुछ आपकी अनुशंसाएं यानी रिकमेंडेशंस भी दी थी उन्होंने। तो इसी थ्रू में, क्योंकि ये अब दे तो दी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कोई कमेटी बनी, उसने कोई रिकमेंडेशन नहीं और जस्ट अप्लाई हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे मतलब बहुत कम होता है, होता भी है लेकिन बहुत कम होता है। तो इसमें पीआईएल फाइल की गई बहुत बार, एक तरीके से कि 1996 में एक और पीआईएल गई कोर्ट में ये बात करने के लिए कि डायरेक्ट करे गवर्नमेंट्स को कि वो इम्प्लीमेंट करेगा एनपीसी रिकमेंडेशंस को। 1996 में क्या किया गया कि एक तरीके से रिकमेंडेशंस को मतलब डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोर्ट से बोला गया कि आप सरकार को कहे कि इसको अप्लाई किया जाए यहाँ पर। ये बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद और कमेटी बनी, या आप बस इसको देख लेंगे एक बार, बस एक मैं हिस्ट्री बता रही हूँ आपको कि किस प्रकार से ये आया है। एक रिव्यू कमेटी बनी 1998 में। ओके, 2000 की बात करेंगे तो हमारी कौन सी कमेटी आई, पद्मनाभन कमेटी 2000 की आई थी आपकी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सोली सरबजी की आई, ठीक है, सोली सरबजी कमेटी की आई, जिसको हम द पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। इस वाले एक्ट से ही एक बिल निकल के आया था, न्यू मॉडल पुलिस बिल आया था 2006 का। कब का आया था ये आपका, तो बिल 2006 का आया था ये, ठीक है। 2006 में एक तरीके से एक केस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी इससे आगे बताऊंगी। ये तो हो गई हमारी यहाँ तक, एक तरीके से 1979 से शुरू हुआ था इसका सिस्टम कि हाँ क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है, कैसे है। 98 की बता दिया, 2000 की बता दिया, 2006 के बारे में बता दिया। 2006 में एक बिल आया है, न्यू मॉडल पुलिस बिल आया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसी से रिलेटेड एक केस लॉ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सरकार ने, कोर्ट ने 7 डायरेक्शंस दी थी कि ये रूल अप्लाई होने चाहिए पुलिस में, ठीक है। तो बात करेंगे हम न्यू मॉडल पुलिस बिल 2006 में। एक केस भी हम देखेंगे यहाँ पर, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 22 सितंबर 2006 का ये केस है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाया कि पुलिस एक्ट था, वो क्यों आया, उसकी रिफॉर्म्स की क्या क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी और क्या क्या चीज़ें की गई वो बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसी से 2006 से संबंधित एक केस है आपका, प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें सबसे पहले बात आती है, देखिएगा, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक। एक बात की गई, क्या होनी चाहिए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। डीजीपी इज अपॉइंटेड थ्रू मेरिट्स, और डीजीपी जो अपॉइंट किया जाएगा वो किसके थ्रू होना चाहिए, डीजीपी हमारा वो मेरिट के बेस पर होना चाहिए। और जो मिनिमम टेन्योर होगा पुलिस का, ठीक है, वो कितना होगा, एक मिनिमम टेन्योर जो होता है एक तरीके का, कहीं एक जगह पर रहने के लिए, ये नहीं कि आज कहीं और कल कहीं इस तरीके से ट्रांसफ़र करें। मिनिमम टेन्योर जो होगा वो 2 साल का होगा, कम से कम 2 साल से पहले नहीं किया जाएगा। और सेपरेट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशंस को एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस ऑफ द पुलिस। देखो पुलिस हमारे 2 काम करती है, मैंने अभी एक बताया, क्या, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बात क्लियर। लेकिन दूसरी बात आप देखते होंगे, किसी केस में इन्वेस्टिगेशन होती है वो कौन करता है, पुलिस ही करती है ना। तो इन्वेस्टिगेट भी पुलिस करती है। एक तरीके से तो बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उधर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उधर इतने पेंडिंग केस होते हैं, इतने मैटर्स होते हैं, हर रोज़ नए केस आते हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशंस भी करना। तो बोला कि इनको सेपरेट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस को भी, और एक तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने की बात आती है उसको भी, बातें क्लियर। और एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। ये क्या काम करेगा पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, तो ये करेगा, वो डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, कि किस जो ट्रांसफ़र हो रही है, हो रहा है, पोस्टिंग्स हो रही है, उसको भी तो कोई डिसाइड करे कि भाई हाँ ये इस तरीके से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज कहीं कल कहीं फिर कहीं कल कहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम से चीज़ें चलना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी बनी रहे, वो भी अपने काम को टेंशन फ्री होकर कर सके। ऐसा नहीं है कि आज आए कल पता नहीं फिर कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक तरीके से वो भी एक ह्यूमन बींग है, उनको भी प्रॉपर तरीके से एक लाइफ को जीने का अधिकार है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो डिसाइड ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, set up police complaint authorities at state level to inquire into the public complaints against police। एक तरीके से अब सपोज करो पुलिस नहीं सुनती है तो उसके लिए भी तो कहीं बात होनी चाहिए ना।
हम जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, तो अब क्या होगा? तो यहाँ पे यही बात है, सेटअप किया जाएगा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पर, जिसमें इंक्वायर किया जाएगा पब्लिक कंप्लेंट्स को। पब्लिक कंप्लेंट्स कौन सी? जो हमारी पुलिस के अगेंस्ट की जा रही है। ओके, पब्लिक कंप्लेंट वो जो पुलिस के अगेंस्ट की जा रही है, तो उसके लिए क्या सेटअप होना चाहिए आपका? पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, ठीक है, स्टेट लेवल पर होनी चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर? ये सब रिकमेंडेशन हमारी उस केस की ही हैं। फिर एक आपका सेटअप होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। कौन से लेवल पर? यूनियन लेवल पर भी तो कुछ होना चाहिए ना, स्टेट लेवल पर हो गया, अब इस तरीके से यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए यूनियन लेवल पर, ठीक है। और ये जो रिकमेंडेशन आई है और जो ये आपका मॉडल आपका पुलिस एक्ट है, ठीक है, 2006 का, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 14 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया है और सबने यहाँ पर ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, जिनमें से अपना यूपी भी एक है। ये अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है, अभी हम 1861 के ही एक्ट को यहाँ पर उसी से मानते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ अभी 2 चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो एक एक चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। एम बताया, जो ये एक्ट पढ़ रहे हैं इसका एम क्या है, फिर उसकी पुलिस रिफॉर्म की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए मेन वो देख लिया हमने। देन अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिएगा, कोई भी आप एक्ट पढ़ो ना, जैसे आपने उसका नाम से ही उसका एम निकाल लिया, मतलब क्या वो देख लिया, उसी प्रकार से आपको उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि हम इससे रिलेटेड प्रोविजन मेन और कहाँ पर पढ़ते हैं और उससे उसको क्या पावर मिलती है। एक किसी एक्ट को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, तब आपका उस पर बेस बनना बनता है बहुत अच्छे से। तो आज हम कुछ ऐसे, मैं अंदर का कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको पूरा बेस क्लियर कराऊंगी, ठीक है। जब इससे आगे पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ें हम धीरे धीरे प्री और मेंस के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पुलिस एक्ट 1861 में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड का। देखिएगा, ये हमारा जो पुलिस मटेरियल है, जो पुलिस सिस्टम है, वो हमारा कहाँ पर आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। क्योंकि कहाँ पर दी गई है लिस्ट हमारी? ये लिस्ट दी गई है हमारी 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में भी कितने भागों में बांटी गई है? तो ये आपका यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में आता है, जिसमें यूनियन पे यूनियन बनाती है, यूनियन को कानून बनाने की पावर है, स्टेट में स्टेट को, और कंकरेंट में हमारा दोनों के पास पावर होती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट लिस्ट में हमारी चाहे पुलिस आएगी, कौन सी भी हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे आपकी कोई विलेज पुलिस भी हो, वो भी इसमें आ जाती है। बातें क्लियर? आगे देखेंगे, यूनियन लिस्ट में एक 80 हमारी एंट्री नंबर है, वो क्या बात करता है? वो एक्सटेंशन बात करता है कि एक्सटेंशन किया जा सकता है पावर्स को जुरिडिक्शंस को ऑफ मेंबर बिलोंगिंग टू एनी स्टेट टू एनी एरिया, रेलवे एरिया या आउटसाइड दैट स्टेट। एक तरीके से क्या है, पावर को बढ़ाया जा सकता है। वो बात की बातें कंसेंट लेनी होती है, जो भी कुछ है, लेकिन मेन बात है कि क्या उनकी पावर एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के लिए वहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। तो एक्सटेंशन है पावर का एंड जुरिडिक्शंस का ऑफ मेंबर बिलोंगिंग टू एनी स्टेट टू एनी एरिया, रेलवे एरिया आउटसाइड द स्टेट्स, उस स्टेट से बाहर भी, ठीक है। तो क्या क्या किया जा सकता है? क्या उसकी पावर का विस्तारण किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर हम यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 2A देखें तो उसमें क्या बात आती है? डिप्लॉयमेंट है ऑफ एनी आर्म्ड फोर्स। डिप्लॉयमेंट क्या किया जा रहा है? किसी आर्म्ड फोर्स का किया जा रहा है, यूनियन का। कहाँ पर? इन स्टेट। किस चीज़ के लिए? वो ऐड करने के लिए सिविल पावर को, ठीक है। देखेंगे हम यहाँ पर कि आर्म फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है क्या पुलिस मतलब सिविल पावर को बढ़ाने के लिए, ऐड करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए? यस। जब व्यवस्था नहीं संभलती ना सेम, फिर वहाँ पर क्या होता है, हमारी आर्म फोर्स ये रूल अप्लाई करती है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट हो सकता है आर्म फोर्स का ऑफ द यूनियन का। ऐसे नहीं कि अब आर्म फोर्स वहाँ के स्टेट में आके कुछ नहीं करेगी, शांति व्यवस्था नहीं बनाए रखेगी। जब किसी के कंट्रोल में नहीं रहता तब यही आके संभालते हैं वहाँ पर सब चीज़ों को। तो यूनियन इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में क्या करने के लिए? एड करने को, एड इन एड ऑफ द सिविल पावर को एड करने के लिए वहाँ पर क्या किया जा सकता है? एक तरीके से वहाँ पर आर्म फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। आपको बातें समझ में आई यहाँ तक? आगे देखेंगे, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 2A हो गया, 80 हो गया, एंट्री 2 हो गई स्टेट लिस्ट की। ये हमने उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ लिया है। किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसके मेन वेरियस एस्पेक्ट्स जो है ना वो जरूर देखें, उससे आपका एक इंटरेस्ट बनता है सब्जेक्ट में। देखिएगा, पुलिस एक्ट की, अब हम अपने पुलिस एक्ट की मेन बात पर चलते हैं जहाँ से पीटी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें सेक्शंस कितने हैं? सेक्शन इसमें 47 है, ठीक है।
एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर हमारा 5 है। कब का? क्योंकि 1861 का है तो तभी का होगा। आप ये तो समझते हो ना एक्ट नंबर से क्या होता है। एक्ट नंबर 5 क्यों है, ये 4 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है? तो देखिएगा जो 1861 में जो कानून बने थे इसमें ये 5 नंबर पर बना था, ठीक है। अगर 1 पे बनता, पहले ये बनता तो ये 1 नंबर होता इसका, लेकिन 1861 की जो ईयर है उसमें ये 5वें नंबर पर एक्ट बना था, तो इसलिए ये 5 है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब इसकी एसेंट भी पूछ ली जाती है। देखिए 1861 का कानून है तो आप समझ गए होंगे कौन देगा वहाँ पर एसेंट, गवर्नर जनरल ही देंगे ना। और कब मिली थी? 22 मार्च को 1861 को इसकी एसेंट मिली थी गवर्नर जनरल के द्वारा। बातें क्लियर यहाँ तक? आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये तो पुलिस एक्ट हो गया 1861 का। अब हम यूपी पुलिस रेगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट्स कितने हैं? 4 है। आपको 4 के 4 पता होने चाहिए जहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ आगे हम इसको पढ़ेंगे जरूर, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। पार्ट 4 पता होने चाहिए। पार्ट 4 में क्या क्या बातें की गई हैं? चैप्टर 37 में कम से कम 20 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनमें से आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं पीटी में, ठीक है। और ये अगर हम मेंस लिखोगे तो उस पार्ट के नाम से उसको आप रिलेट करके लिख सकते हैं। कम से कम 20 पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए इसके, जो हम आगे डिस्कस करके याद भी करेंगे क्लास में। पैराज 554 554 इसके पैराज हैं, ठीक है। इस पैराज में से 554 के 554 हमें नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है। पीटी कुछ सिर्फ हमें पीटी के लिए पढ़ने होते हैं, कुछ हमें इसमें मेंस के लिए पढ़ने होते हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। 554 में जो मेन होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे कि आपको इनमें से कितने पढ़ने हैं सिर्फ। ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों की, सिर्फ पैरा को लेकर ये सब कवर कर लेते हैं, पैरा को लेकर होती है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सिर्फ मेन पॉइंट्स को देखेंगे और उससे आगे अगर कोई मेन्स क्वेश्चन में बनेगा तो उसमें वहाँ पर बताया जाएगा आपको। देखिएगा ये एक्ट बना किस चीज़ के लिए, ये बात मैं पहले भी बता चुकी थी, लेकिन हाँ अभी अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट देखेंगे तो एन एक्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ पुलिस। किस चीज़ के लिए? कि पुलिस को किस प्रकार से रेगुलेट करना है। रेगुलेशन ऑफ पुलिस, किस प्रकार से उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। ठीक है, पुलिस के विनियमन के लिए एक तरीके से अधिनियम बनाया गया है, उसके रूल्स रेगुलेशंस को देखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ तक बातें देखेंगे, आगे इससे आगे का प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या कहती है? जब कोई आप एक्ट पढ़ते हैं ना, उसकी प्रियम्बल में उसकी मेन बात लिखी होती है कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया है, इसलिए होगा कि वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड टू मेक इट मोर इफिशिएंट। मैंने अभी शुरू में भी बता दिया था आपको कि उद्देश्य हो या प्रियम्बल एक ही बात आ जाएगी उसका, प्रियम्बल में ही उसका उद्देश्य छिपा रहता है। तो इसकी प्रियम्बल क्या बात करती है? प्रियम्बल कहती है कि ये इसलिए बनाया गया है जिससे कि क्या एक्सपीडिएंट मतलब समीचीन होता है कि वो रीऑर्गेनाइज करे किसको? पुलिस को, पुलिस को रीऑर्गेनाइज किया जाए। और टू मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, और इसको बहुत एक इफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए। किस काम को करने के लिए बनाया जाए? फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम को रोकने के लिए, क्योंकि मेन काम जो पुलिस का होता है वो क्राइम को रोकना होता है, जिससे कि समाज में कोई किसी प्रकार का क्राइम ना हो। वो काम कौन करता है? हमारा पुलिस करती है ना, तो पुलिस करती है। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन आपसे बनता है, बहुत ज़्यादा बनने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सा, कि आखिरकार कब की कौन से साल में इसकी अनुशंसा की गई थी, रिकमेंडेशन हुई थी, कौन से आयोग से? तो हमारा पुलिस रिकमेंडेशन है पुलिस आयोग की 1860 की रिकमेंडेशन से अनुशंसा पर यह पुलिस एक्ट बना था। इस पर भी क्वेश्चन आपका बनता है। जितने मैंने अभी आपको कराए हैं उसमें से मैंने 5-7 पॉइंट ऐसे बताए जिसमें से आपका पीटी का क्वेश्चन बनता ही है जरूर, ठीक है। अभी इंडेक्स पढ़ते तो और भी आएगा, लेकिन हाँ अभी इसमें ये जितने पढ़ा चुके हैं उनमें से पीटी के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1860 की अनुशंसा पर यह पुलिस एक्ट बना था, ठीक है। और ये बात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि कौन सी उसका मतलब पुलिस प्रशासन कौन सी उसका लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो वो राज्य सरकार की उसका लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। बात है क्लियर? स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एक होता है आपका, जब आप कोई सेक्शन कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है, क्योंकि पीटी के क्वेश्चन ऐसी जगह से बनते हैं कि ये चीज़ अब हमारी एक्ट में नहीं रही है या एक तरीके से ये इंसर्ट की गई हैं, उनको हम देखेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखेंगे आपका, ठीक है। निश्चित धाराएं बोले तो रिपील्ड जो हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सबसे पहले ये इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सेक्शन रिपील नहीं हुआ है या कौन सा इनमें रिपील्ड हुआ है, ठीक है। ये भी देखना है आपको।
एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन 6 अगर बात करते हैं, ये रिपील हो चुका है हमारा 1882 में, ठीक है। सेक्शन 6 कब हुआ रिपील? तो ये हुआ हमारा CRPC से, ठीक है, सीआर को बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 1882 से। 11 हुआ हमारा रिपीलिंग एक्ट 1874 से। कभी कभी ये भी बन जाता है क्वेश्चन कि ये धारा कौन सी उससे अमेंड हुई है, तो आपको ये भी देखना है। पीटी में आपका ये एक एक नंबर इसका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक एक नंबर इसको इसलिए ध्यान से देखना है आपको। यही सिलेक्शन करवा देता है एपीओ का पुलिस एक्ट और यही आपको बाहर कर देता है। लो तो सबका सेम सेम होता है, बस इस पर जिसने कमांड कर लिया उसका अच्छा से हो जाता है, जिसके नहीं हुआ उसके लिए थोड़ा सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। 38 रिपील्ड हुआ था हमारा सेक्शन 14 से, वो भी पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 1875 से। 38 और 39 एक साथ ही उसी चीज़ से हुए थे, 1875।